नमस्कार बच्चों, आज अपना टॉपिक रहेगा 11वीं क्लास का। जो हम पहले पढ़ रहे थे भूकंप के बारे में पढ़ा था कि भूकंप क्या होता है, किस प्रकार आता है, उसके कुछ हमने कारण पढ़े थे। इसी की वजह हमने देखा था एक सुनामी शब्द आया था। सुनामी क्या है, हमने अंतर पढ़ा था कि भूकंप और सुनामी में अंतर क्या होता है। जैसे हमने डायग्राम बनाया था कि मूल केंद्र से जो कंपन होगा ऊपर पहुंचेगा, उसको हमने बोल दिया मूल केंद्र। ऊपर वाले को हमने बोला था अधिकेंद्र। कि जो पहला कंपन होता है पृथ्वी के सबसे ऊपर, उसको नाम दिया था अधिकेंद्र का। इसे मैंने नाम दिया था पी का, पी पॉइंट के। जो सबसे पहले तरंग आती है भूकंप के अंदर वो कौन सी है? पी। पी यदि धरातल पे है, पी यदि कहां है? धरातल पर, तो उसको बोलेंगे भूकंप। यदि पी पॉइंट बनता है अपना समुद्र पर कहीं पर भी, तो उसको क्या बोलेंगे? सुनामी। ये था दोनों के अंदर अंतर अपना कि भूकंप और सुनामी में अंतर क्या है। आज हम देखते हैं सुनामी क्या होती है। देखते हैं क्या है सुनामी, क्या होती है। सुनामी क्या होती है? समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है कि जैसे पी तरंग नीचे चली, जो समुद्र की तली को हिला देती है, समुद्र के तल को जो हिला देती है उसे बोलते हैं सुनामी। समुद्र के तल का हिलना क्या कहलाएगा? सुनामी। परंतु इसमें याद रखना एक चीज कि जो हमारी ज्वारीय तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगे? ज्वारीय तरंगे, या जो लहरें आती हैं हरदम, उनको बोलते हैं हम ज्वारीय तरंगे। कि ज्वारीय तरंग क्या होती है कि लहरें आ रही हैं जिसके कारण क्या है? ज्वार भाटा आता है। ये ज्वारीय तरंगे और सुनामी एक नहीं है, इन दोनों में क्या है? अलग अलग है। सुनामी जो आती है और ज्वारीय जो तरंगे आती हैं, सुनामी हमेशा ही 15 मीटर से ऊपर की आएगी, जबकि ज्वारीय तरंग क्या है? अधिकतम 15 मीटर की ही आती है। क्या होगा? सुनामी क्या होगी? 15 मीटर से ऊपर आएगी, और ज्वारीय तरंग क्या हमेशा 15 मीटर तक ही आती है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। कहां से लिया गया है? जापान की भाषा से। जापानियों से ने इसे माना है कि सुनामी एक विशेष प्रकार की तरंग है जो कि समुद्र के तल को हिला देती है। क्या है? कि सुनामी एक विशेष प्रकार की तरंग है जो समुद्र के तल को हिला देती है। इसकी गति कितनी होती है? सुनामी की गति 640 किलोमीटर कम से कम, अधिकतम 940। ये इसकी क्या है? नॉर्मल स्पीड है, एवरेज के 640 से 940 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो आएगी वो क्या होगी? सुनामी। कई बार देखने को क्या मिलता है कि सुनामी के साथ ज्वालामुखी भी आते हैं। कि कुछ एक ज्वालामुखी है जो सुनामी से के साथ ही क्या है? फट जाते हैं। जैसे अपना नाम आता है एक क्राकाटोआ। क्राकाटोआ ये क्या है? कि ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जो जापान से चला था। क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो कहां है? जापान में है, चला नहीं था, जापान में फूटा था। क्या है? एकदम से सुनामी आई थी और उसके साथ ही क्या नीचे से कुछ विस्फोट हुआ, कुछ गैसें निकलने लगी, जहां से क्या लावा निकलने लग गया। उसका नाम क्या दे दिया गया? क्राकाटोआ। ये निकला कब था? 1883 के अंदर। कब निकला था? 1883 के अंदर। तो ये क्या है? हमारी सुनामी। सुनामी क्या होती है? जो समुद्र के तल को हिला दे वो क्या है? सुनामी। जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी और ज्वारीय तरंग के अंदर क्या है? अंतर होता है। ज्वारीय तरंग अधिकतम क्या होती है? 15 मीटर की होती है, और सुनामी क्या है? 15 मीटर से ऊपर की आती है। अब देखो, भारत के अंदर सुनामी आई थी। भारत में सुनामी, भारत का जो अंतिम पॉइंट है, लास्ट जो बिंदु बोलते हैं जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ये अपना पड़ता है अंडमान में, अंडमान और निकोबार। कहते हैं जब ये सुनामी आई थी तो भारत का अंतिम बिंदु डूब गया था। भूकंप में अपना चल रहा था सुनामी के बारे में। सुनामी देखते हैं क्या होती है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। जापान वालों ने क्या माना है कि एक विशेष प्रकार की तरंग उठती है समुद्र के अंदर, जो हमने पी बिंदु पढ़ा था कि भूकंप जो आता है एक विशेष प्रकार की एक तरंग उठती है, जिसके कारण क्या है? बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जो क्या है? ज्वारीय तरंगों से अलग होती हैं।
सुनामी में क्या है, ज्वारीय तरंगों से अलग जो लहरें उठती हैं, जो भयंकर लहरें उठती हैं, उसको क्या माना गया है, सुनामी। हम पढ़ रहे थे भारत की सुनामी के बारे में। भारत में सुनामी, भारत में सुनामी कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को। भारत में सुनामी कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि भारत का जो अंतिम बिंदु है वो पड़ता है अंडमान के अंदर। क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं कि जब ये सुनामी की लहरें आई थी, जब सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 के अंदर, तो क्या इसके अंदर इंदिरा पॉइंट अपना डूब गया था पूरी तरह से। इस सुनामी में क्या है, इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब बात आती है कि सुनामी के लिए कोई सूचना केंद्र भारत के अंदर बनाया गया या नहीं बनाया गया। पहले क्या था कि सुनामी देखने को मिलती थी बाहरी देशों में, जैसे जापान आता है, इंडोनेशिया है, जकार्ता है, वहां पर क्या सुनामी ज्यादा आती थी। भारत के अंदर सुनामी का पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि भारत के अंदर इतनी भयंकर लहरें कभी आएंगी जो भारत के अंदर इतनी तबाही मचाएंगी। इसके लिए क्या है कि आने वाले भविष्य के अंदर ऐसी तबाही ना हो, इसके लिए क्या है, एक सूचना केंद्र बनाया गया है। इसको बोलते हैं सुनामी सूचना केंद्र। क्या बोलते हैं, सुनामी सूचना केंद्र। ये बनाया गया है हैदराबाद में। कहाँ बनाया गया है, हैदराबाद में। ये बनाया गया था 2007 के अंदर। भारत का सुनामी सूचना केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। कब बनाया गया, 2007 के अंदर। हैदराबाद कहाँ पड़ता है, अपना जो नया राज्य बना अंतिम है तेलंगाना, उसी की राजधानी क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना अलग किससे हुआ था, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की राजधानियां 3 आती हैं। एक का नाम आपको बताऊंगा मैं, 2 के नाम आप कमेंट में बताओगे कि 2 राजधानियां और कौन सी है। एक राजधानी का नाम आता है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है और आंध्र प्रदेश की वहां पर हाई कोर्ट भी बनाई गई है। इसके बाद हम देखते हैं भूकंप का जो हमने चल रहा था उसी के अंदर, भूकंप लेखी क्या होती है। भूकंप लेखी ये होता है भूकंप को मापने का एक ही यंत्र, जिसका नाम है रिएक्टर स्केल। क्या नाम है, रिएक्टर स्केल। जिस प्रकार अपने बुखार होती है, टेम्परेचर अपने बढ़ता है शरीर का कि अपने बुखार हो गई है, अपने डॉक्टर थर्मामीटर लगाते हैं, उसमें बताता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना हो गया है, कितना होना चाहिए, कितना हो गया है, तो उसमें पता चलता है कि इतना टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है। इसमें क्या है कि एक टेम्परेचर कितना ही थर्मामीटर कितना ही एक लटकाया जाता है। इसमें देखा जाता है कि पृथ्वी खड़ी है 0 के ऊपर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। झुकाव है वो तो एक अलग चीज है कि अब खड़ी है एक जगह, उसमें अचानक जो कंपन होता है वो कितने डिग्री का हो रहा है, कितने डिग्री एमएम के अंदर मापा जाता है, उसके अंदर डिग्री में नहीं होता। जैसे पीछे हम देखते हैं टीवी के अंदर के पिछले 2 महीनों के अंदर 14 बार भूकंप आ चुका है और उसकी तीव्रता भी क्या है, अलग अलग बताई गई है। तो तीव्रता कौन बताता है, रिएक्टर स्केल। ऊपर उस पर देखते हैं कि पृथ्वी जो है कितनी हलचल अपनी कर रही है। देखने को मिलता है कि 5.2 mm का आ गया भूकंप, ठीक है, या 4.2 का, 2.4 का, 6.1 का। इस प्रकार क्या है भूकंप अपने को देखने को मिलता है। तो ये किस प्रकार आते हैं वो देखते हैं कि रिएक्टर स्केल के अंदर इसका पैमाना कैसे लिया जाता है। रिएक्टर स्केल में बिंदु दिए जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे आगे भी होंगे, 12 तक होते हैं लगभग। हमने नहीं लेना एक बार, क्या है 5 तीव्रता का जो भूकंप आता है, कहां तक का, 5 तीव्रता का जो भूकंप आता है रिएक्टर पैमाने पर, जिसका तीव्रता बताई जाए 5 है, वहां पर क्या है कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं होता। नॉर्मली हो सकता है कि 100 में से 1 या 2% देखने को मिल सकता है नुकसान, पर वो क्या है ना के बराबर ही होता है। 5% तक हो सकता है, वो ना के बराबर ही होता है। 6 तब जब आ जाएगा तो यहाँ पर क्या है, नुकसान शुरू होता है, नुकसान शुरू। कि 6 तक आते आते क्या है, नुकसान काफी शुरू होता है। जैसे बिल्डिंगे हैं उनके अंदर दरार पड़ जाना, या बड़ी बिल्डिंगे हैं वो गिर जाना वगैरह वगैरह, ऐसे क्या है नुकसान में देखने को मिलता है। जब 7 तीव्रता का भूकंप आ जाता है तो भूकंप के साथ कुछ गैसें भी नीचे से निकल सकती है, ठीक है। इसमें क्या है, विनाश होना शुरू होता है। यहां पर क्या है, भयंकर विनाश शुरू हो जाएगा 8 के ऊपर आते होते। 9 पर तो क्या है, बिल्कुल तबाही हो जाएगी। जैसे अपने सुनामी का हमने पढ़ा था कि सुनामी भारत में आई थी कब आई, 26 दिसंबर 2004
4 को। इस सुनामी की तीव्रता जो कंपन माना गया है वो 9.3 का माना गया है। इस समय समुद्र के अंदर जो हलचल हुई पृथ्वी की लहरों की तो अलग बात आती है कि जो पृथ्वी की तल जो समुद्र का हिला था, जो पृथ्वी ली थी वो कितनी ली थी 9.3। तो क्या है, हलचल बहुत ज्यादा होने के कारण क्या है, समुद्र की लहरें क्या है ज्यादा ऊपर तक उठी थी। इसी कारण क्या आप जैसे बढ़ता जाएगा वैसे क्या है परले की ओर चले जाते हैं। हमने नोट करना आपने। अब देखते हैं कि एक बिंदु बढ़ता है, दूसरा फिर बढ़ता है, तीसरे पर फिर बढ़ता है। तो पूछता क्या है कि एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु पर कंपन जाता है तो पहले की अपेक्षा कितना अधिक हो जाता है। कि जब शुरू में 1 पर आया, 1 से 2 पर गया, 2 पर से 3 पर, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो पहले की अपेक्षा आगे 10 गुना ज्यादा कंपन होता है। कि जब एक बिंदु बढ़ता है तो पीछे की अपेक्षा क्या है 10 गुना ज्यादा कंपन होता है। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा नोट कर लेना, कॉपी में भी बना लेना इसको। अब हम देखते हैं समभूकंपीय रेखा क्या होती है। समभूकंपीय रेखा, ये नॉर्मल सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। कि कोई भी दो स्थान है, किधर भी हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, या ये दो हो सकते हैं। एक स्थान धरातल पर भी हो सकता है और दूसरा इसी के समान क्या है समुद्र पर भी हो सकता है। एक भारत में भी हो सकता है, दूसरा अमेरिका में भी हो सकता है, एक जापान में भी हो सकता है, दूसरा चीन में भी हो सकता है, एक ब्राजील में भी है हो सकता है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है। कि कोई भी दो स्थान जहां पर क्या है भूकंप की तीव्रता समान होती है, जहां पर आए भूकंपों की तीव्रता क्या है समान होती है। जैसे यहाँ की तीव्रता मानते हैं हम 7.1 और यहाँ पर भी आती है 7.1, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है उसको क्या बोलते हैं समभूकंपीय रेखा। अब आती है कि भारत के अंदर जो भूकंप आया था 2001 के अंदर, 26 जनवरी 2001 में आया था गुजरात में। इसको बोलते हैं गुजरात का बुध का भूकंप। भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप भी था। इसमें क्या है भारत को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा था जान माल का। परंतु इसी तीव्रता का भूकंप आया था असम के अंदर 2010 में। इस भूकंप की जो तीव्रता बताई गई थी वो बताई गई थी 6.7 की, और इसकी भी क्या थी भूकंप की तीव्रता 6.7 की। परंतु बुध का भूकंप क्या है अधिक विनाशकारी माना गया है, असम का इतना विनाशकारी नहीं माना गया। कारण क्या है कि ये पहाड़ी एरिया है, वहां पर नुकसान बहुत कम हुआ था। कि लोगों की एक तो बिल्डिंगें बहुत कम है, वहां पर छोटे मकान है जो नहीं गिरे। यहाँ पर क्या है बिल्डिंगें ज्यादा थी जो नुकसान ज्यादा कर गई थी। इधर क्या है जल इतना नहीं है कि पहाड़ी एरिया है, बर्फ ऊपर से गिर गई साइड से निकल गई। यहाँ पर क्या है समुद्र की लहरें भी कुछ आ गई थी। दूसरा रेगिस्तानी एरिया है तो पृथ्वी के अंदर उथल पुथल कुछ ज्यादा होगी, जिसके कारण क्या है ये दोनों आते हैं समभूकंपीय रेखा में। परंतु भारत का विनाशकारी भूकंप इसे ही माना गया है। मैं आपके क्लास के अंदर नोट्स डाल दूंगा, आपने हैंड रिटन मेरे बनाए हुए, वो आप देख कर नोट कर लेना कॉपी के अंदर। आगे हम देखते हैं भूकंप की तरंगों के बारे में। भूकंप की तरंगों के बारे में, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे कि भूकंप की कितनी तरंगे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। 3 तरंगे होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली को बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, कोई दिक्कत नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। परंतु इनके जो नाम आते हैं वो आते हैं PSL। कौन कौन से आते हैं PSL। पहली को बोलते हैं अनुप्रस्थ, दूसरी को बोलते हैं अनुदैर्घ्य, तीसरी को बोलते हैं लंबी या पृष्ठीय तरंग। पहली कौन सी है PSL, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और लंबी या पृष्ठीय तरंग। हमने जो नाम याद रखने हैं वो इंग्लिश के ही याद रखने हैं, PS और L। ये नहीं आते, ये हमेशा नहीं आते। कोई भी एग्जाम दोगे आप, चाहे आप अपनी क्लास का दो या आगे आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दोगे उसके बाद में, ठीक है, तो कौन से आएंगे PSL। देखते हैं, जैसे डायग्राम बनाया था, ये पृथ्वी मूल केंद्र बनाया हमने। मूल केंद्र से जो तरंग चलती है उसका नाम होता है P।
सबसे पहले जो तरंग चलेगी वो कौन सी है? प्राथमिक। इसका हम एक टुकड़ा निकालते हैं ऐसे पाई का, पृथ्वी का जल। यहां से एक तरंग चली, यहां पहुंच गई, कौन सी पहुंची? पी। अब वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि दूसरी और तीसरी तरंग का उद्गम, दूसरी और तीसरी तरंग का जन्म जो होता है पहली तरंग से ही होता है, कि जैसे ये तरंग यहां पहुंचेगी तो ये वापस नीचे को मुड़ती है, ठीक है, मोड़ दी नीचे। परंतु दूसरी तरंग का नाम क्या देना है? एस। एस का वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जैसे ही पृथ्वी के अंदर तरल आ जाएगा, नीचे लिक्विड आ जाएगा, हमने पढ़ा था पीछे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें पड़ी थी ऐसे, क्रस्ट, सॉरी भूपरपट्टी, मेंटल और क्लोड। मेंटल को हमने माना था कि तरल अवस्था में है, मेंटल को हमने क्या माना था? तरल अवस्था के अंदर। जैसे क्या है, एस निकलती है, नीचे को चलती है, जैसे तरल के संपर्क में आएगी ये साइड से निकल जाएगी। पीछे कौन सी निकली? एस, तरल के संपर्क में आती क्या है? मुड़ जाती है। ये जो मुड़ती है ये 103 से 105 डिग्री के कोण पर मुड़ती है। एस क्या है? मुड़ती कितनी है? 103 से 105 डिग्री के कोण के ऊपर। अब कौन सी प्राणी है हमने? एल। वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि एक तो नीचे को चली गई, परंतु दूसरी क्या है? ऊपर को चलती है ऐसे, कि पृथ्वी एक तो यहां आई ऐसे नीचे आ गई, दूसरी क्या है? पृथ्वी के ऊपर ऊपर चलती है, तो इसको क्या बोल दिया गया? पृष्ठ के ऊपर चलने वाली तो है पृष्ठीय तरंग, ये जलाती है। ये कौन सी है? एल। आगे क्या देखने को मिलता है कि पी का काम तो यहां तक खत्म हो गया कि यहां आ गई, वापिस जाएगी नीचे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वापिस चली जाएगी, बंद हो जाएगा भूकंप, टेंशन। पर क्या अब जो दूसरी तरंगों को जन्म देके गई है वो तरंगे कहां तक चलती हैं? अभी देखते हैं। जैसे ये डायग्राम मूल के अंदर बनाया, पी निकाली, पी से एस को निकाल देते हैं ऐसे, कितने डिग्री पर? 103 से 105 डिग्री के कोण पर मुड़ जाती है। अब बात आती है एल की। अब वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जैसे ये तरल के संपर्क में आई, ये पृथ्वी के एक सिरे पर पहुंच जाती है, कि अंदर से यहां से निकली, अंदर गई, वापस क्या सिरे पर पहुंच कर ये खत्म हो गई। पर एल जो है पृष्ठ के ऊपर ऊपर चल रही है, तो पृष्ठ तो पृथ्वी खत्म होता ही नहीं है। समुद्र है तो क्या हुआ? समुद्र के नीचे भी तल है, वही तो एक पृष्ठ ही है। पर क्या मानते हैं कि जहां पर एस निकलती है वहां पर क्या है? एल ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाती है, कि जहां पर एस बाहर निकलेगी वहां पर एल क्या है? ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। तो कहने का प्रभाव क्या है कि जहां पर एस निकल गई वहां पर एल को हमने खत्म कर देना, उससे आगे हमने भूकंप को नहीं लेके जाना है। ध्यान रखेगा इतना। बाकी अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।